हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में हम करेंगे चैप्टर 1 का पार्ट 3। सो लेट्स स्टार्ट विथ केमिकल। सबसे पहले देखते हैं प्रतिशत संघटन क्या होता है। यानी यौगिक में किसी तत्व की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करने के लिए हम जो प्रतिशत मात्रा ज्ञात होती है वो क्या है, उसका प्रतिशत संघटन होता है। जैसे कैसे ज्ञात करते हैं इसको, तत्व का प्रतिशत द्रव्यमान या द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम देते हैं कि तत्व का द्रव्यमान बटे यौगिक का मोलर द्रव्यमान इनटू 100। इस सूत्र के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, प्रतिशत संघटन, किसी भी तत्व का प्रतिशत संघटन ज्ञात कर सकते हैं कि यौगिक के अंदर कितने प्रतिशत वो तत्व विद्यमान है। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे एथेनॉल, एथेनॉल है, इसका प्रतिशत संघटन देखते हैं प्रत्येक तत्व का। तो एथेनॉल का जो अणुभार है वो कितना है, एथेनॉल का अणुभार है 46 ग्राम। एथेनॉल का अणुभार है 46 ग्राम। कार्बन का द्रव्यमान देखते हैं, तो कार्बन के जो इसमें कितना भार है, तो इसमें है कार्बन 12 दूनी 24 ग्राम कार्बन है। तो 24 बटे इस यौगिक का मोलर द्रव्यमान 46 इंटू 100। तो इसमें कार्बन का प्रतिशत द्रव्यमान कितना आ जाएगा, मात्रा आ जाएगी 52.17%। ये होगी कार्बन की मात्रा। नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोजन का द्रव्यमान। हाइड्रोजन है, इसमें 5 और 1 6 हाइड्रोजन है और 6 ग्राम हाइड्रोजन है और 46 बटे 46 इंटू 100। तो हाइड्रोजन की मात्रा आ जाएगी 13.04%। अब देखते हैं हम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का द्रव्यमान है 16 ग्राम, यानी एक ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का भार क्या होता है 16। तो 16 ग्राम बटे 46 इंटू 100, तो इसकी मात्रा आ जाएगी 34.78%। ये आ गई ऑक्सीजन की मात्रा, यानी ये यौगिक का 100% 100 ग्राम हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है। तो हम देखते हैं कि जो मूलानुपाती सूत्र है किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात को व्यक्त करता है। यानी मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, वो सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात को व्यक्त करता है, उसमें कितने कौन कौन से परमाणु हैं, कौन कौन से तत्व हैं उनको। जबकि जो आणविक सूत्र है वो किसी यौगिक के अणु में उपस्थिथ विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की सही संख्या को दर्शाता है। जैसे एग्जाम्पल देखें तो एथेन का C2H6 है, ये क्या है, ये आणविक सूत्र है, ये है आणविक सूत्र। और जब हम इसका मूलानुपाती सूत्र देखते हैं तो इसका सरलतम अनुपात हो सकता है CH3। तो ये क्या हो गया, मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र हो गया CH3, एथेन का मूलानुपाती सूत्र। यह है इसकी सरलतम अनुपात, क्योंकि इसमें कार्बन 1 और हाइड्रोजन 3, ये 1:3 के अंदर है, सरलतम अनुपात है। लेकिन जो आणविक सूत्र है इसके अंदर कितने हैं, ये है 2:6। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे इसी कोई मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र को समझते हैं, ये कैसे निकालते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल कि एक यौगिक में 4.07% हाइड्रोजन है और 24.27% कार्बन है और 71.65% क्लोरीन है। तो इसका द्रव्यमान इतना है और इसका मूलानुपाती और आणविक सूत्र क्या है, ये निकालना है। तो देखते हैं कि हाइड्रोजन है 4.7, कार्बन है 24.27 और क्लोरीन है 71.65%। मान लेते हैं कि ये पूरा का पूरा जो यौगिक है वो 100 ग्राम है, 100 ग्राम मान लेते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान होगी, प्रतिशत आसान से निकले जाएंगे ग्राम में। तो 100 ग्राम मान लिया कि माना यौगिक है वो 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम होगा तो हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन हो गया 4.07%, 24.27% क्या हो गया कार्बन हो गया और 71.75% क्या हो गया क्लोरीन हो गया। ये टोटल क्या है 100 ग्राम मात्रा है। तो इनमें सबसे पहले निकालना है मोल। मोल होता है द्रव्यमान बटे अणुभार। तो मोल प्रत्येक कार्बन का, मोल प्रत्येक जो तत्व है इनका मोल निकालेंगे। सबसे पहले हाइड्रोजन 4.07 बटे 1, तो लगभग 4 मोल आ जाएंगे। फिर निकालेंगे हम कार्बन का, कार्बन के आ जाएंगे 2 मोल, क्योंकि इसकी ग्राम में मात्रा है 24.27 और 12 इसका अणुभार होता है, तो 2 मोल आ गया। फिर निकालते हैं क्लोरीन का, क्लोरीन के आगे 2 मोल, तो यानी इनके मोलों की संख्या आ गई 4 मोल, 2 मोल और 2 मोल। जब हम मूलानुपाती सूत्र लिखते हैं तो जो
इनका अनुपात होता है वो सरल होता है। तो सरल अनुपात करने के लिए हम इनके अनुपात को सरल कर देते हैं। तो इनके अनुपात को जैसे 4:2 है, तो इनका सरल अनुपात होगा वो होगा 2:1:1, 2:1:1, यानी इनका सरल अनुपात होगा वो होगा 2:1:1। ये हो गया इनका सरल अनुपात। तो अब सरल अनुपात निकल गया तो इनका मूलानुपाती सूत्र भी निकल जाएगा। तो मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? CH2 और Cl। ये हो गया मूलानुपाती सूत्र, क्योंकि कार्बन 1, हाइड्रोजन का अनुपात 2 और क्लोरीन का 1, ये अनुपात निकल गया। अब इस अनुपात के द्वारा हम इसका द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं कि इसका जो आणविक द्रव्यमान है वो कितना होगा, मोलर द्रव्यमान कितना होगा। तो कार्बन के 12 और 2 हाइड्रोजन के और 35.5 हो गया क्लोरीन का। तो टोटल इसका द्रव्यमान हो गया 49.5 ग्राम। ये हो गया इसका मोलर द्रव्यमान। लेकिन यौगिक की मात्रा कितनी दी हुई है? यौगिक की मात्रा दी हुई है हमें 98.96 ग्राम। इसको हम भाग देंगे 49.5 ग्राम से, तो n का मान आ जाएगा, वो आ जाएगा 2। n का मान आ गया 2, यानी n का मान यहाँ पर 2 रखेंगे तो इसका जो रियल में जो इनका अनुपात होगा वो आ जाएगा, और इससे क्या मिलेगा हमें? आणविक सूत्र मिल जाएगा। आणविक सूत्र क्या होगा फिर इसका? n का मान 2 रखने पर C2H क्या हो गया? 2 की जगह 4 हो जाएगा और Cl2। तो ये हो गया इसका आणविक सूत्र। और मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? मूलानुपाती सूत्र होगा CH2Cl। ये हो गया मूलानुपाती सूत्र। और ये हो गया आणविक सूत्र C2H4Cl2, यानी यौगिक कौन सा होगा? C2H4Cl2। ये है कि किसी की यौगिक में तत्व की प्रतिशत मात्रा दी हुई हो और यौगिक का मूलानुपाती सूत्र या आणविक सूत्र पूछा गया हो तो कैसे ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम स्टाइक्योमेट्री। स्टाइक्योमेट्री क्या होती है? तो स्टाइक्योमेट्री का जो वर्ड है वो ग्रीक है स्टाइक्योमेट्री। इसका मतलब होता है तत्वों का मापन करना, तत्वों को मापना। तो तत्वों को मापना यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद के द्रव्यमान का परिकलन है, वो क्या कहते हैं? उसको स्टाइक्योमेट्री कहते हैं। इसको भी एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे मेथेन है, मेथेन के जलने पर CO2 और H2O बनता है, तो इसकी स्टाइक्योमेट्री समझते हैं। स्टाइक्योमेट्री में सबसे पहले मोल, यानी 1 मोल मेथेन के 2 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पर, 1 मोल मेथेन 2 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पर 1 मोल CO2 और 2 मोल H2O बनता है। ये है इसकी स्टाइक्योमेट्री। यानी अणु में बात करें तो अणु में क्या होगा कि 1 मोल, 1 अणु 2 अणु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और 1 अणु CO2 और 1 अणु H2O जल का बनाता है। तो ये है अणु के रेफरेंस में कैसे लिखना है इसको। हम देखते हैं कि इसकी द्रव्यमान मात्रा कैसे देखते हैं। तो द्रव्यमान मेथेन की द्रव्यमान 1 अणु का मतलब 16 ग्राम। 16 ग्राम मेथेन है वो 32 ग्राम, यानी 2 अणु 16 × 2 32 ग्राम O2 ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है और कितने? 44 ग्राम CO2 देती है और 36 ग्राम H2O देती है। 36 का मतलब 18, एक H2O का मोलर द्रव्यमान होता है 18 × 2, वो 36 ग्राम H2 जल की मात्रा प्राप्त होती है। यानी 16 ग्राम मेथेन 32 ग्राम O2 से रिएक्ट करके CO2 की 44 ग्राम और H2O की 36 ग्राम मात्रा प्रदान करती है। यदि हम आयतन के संदर्भ में बात करें तो 1 मोल का मतलब होता है, 1 मोल में आयतन होता है वो होता है 22.7 लीटर। 22.7 लीटर है वो जब 45.4 लीटर से रिएक्ट करके CO2 की 22.7 लीटर और H2O की 45.4 लीटर मात्रा प्राप्त होती है। ये हो गई आयतन के रेफरेंस में। यानी 1 मोल में, 1 मोल का मतलब आयतन कितना? 22.7 लीटर आयतन। तो जहाँ पे 2 मोल बनेंगे वहाँ पे आयतन डबल हो जाएगा। ये देखिए। अब अगर कहीं पे मात्रा, जैसे द्रव्यमान में बात की थी हमने, द्रव्यमान में अगर मात्रा कहीं पे रिएक्ट कर रहे हो, हमें मात्रा दी है कि 16 ग्राम है वो 32 ग्राम से रिएक्ट कर रही है, तो ये प्राप्त हो जाएगा। मान लो कि किसी की मात्रा ज़्यादा या कम दी हुई हो। मान लो कि यहाँ 32 की जगह अपने को दे दे कि 30 ग्राम O2 है वो रिएक्ट करेगी 16 ग्राम मेथेन से।
तो यहाँ पे 30 ग्राम रिएक्ट नहीं कर पाएगी। क्यों? 30 ग्राम है वो कम है, 30 ग्राम कम है तो ये उत्पाद इतना नहीं बनेगा। तो 30 ग्राम कम है तो इसको बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। अब देखते हैं लिमिटिंग रिएजेंट सीमांत अभिकर्मक क्या होता है। सीमांत अभिकर्मक यानी जिसके जो अभिकारक है, जिसके खत्म होने से उत्पाद बनना, अभिक्रिया है वो समाप्त हो जाती है। जो अभिकारक पहले समाप्त होता है वो क्या है? सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। वह उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देता है, यानी वह बताता है कि उत्पाद कितना बनेगा। क्योंकि ये खत्म होते ही उत्पाद बनना बंद हो जाएगा, अभिक्रिया बंद हो जाएगी, तो उत्पाद कितना बनेगा वो सीमांत अभिकर्मक बताता है। इसलिए इसे सीमांत अभिकर्मक लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। अब इसको भी एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं कि 50 किलो N2 10 किलोग्राम H2 से रिएक्ट करके NH3 बनती है, यानी मिश्रित किया जाता है। प्राप्त NH3 की ग्राम में मात्रा परिकलन कीजिए और इन परिस्थिति में NH3 के उत्पादन के लिए सीमांत अभिकर्मक को पहचानिए। यानी सीमांत अभिकर्मक को पहचानना है और NH3 की मात्रा भी बतानी है कि कितनी है। तो सबसे पहले इनको जो किलोग्राम में मात्रा दी हुई है, ग्राम में मात्रा है, उनको क्या बदल लेंगे हम? मोल में बदल लेंगे। तो मोल में N2 का मोल हो जाएगा 50 × 100 यानी ग्राम, 50,000 ग्राम हो गया बटे 28 इसका मोलर द्रव्यमान, और ये आ गई इसकी मात्रा मोल में, यानी इतने मोल N2 के हैं। और H2 के मोल 10 किलो है तो 10 × 100 यानी 10,000 ग्राम बटे 2 यानी 5 × 10³ मोल। ये हो गई H2 की मात्रा। अब हम देखेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट सीमांत अभिकर्मक कौन सा होता है। तो सीमांत अभिकर्मक देखने के लिए पहले इसकी जो पूर्ण अभिक्रिया है वो लिखते हैं। तो N2 3H2 से क्रिया करके 2 मोल है वो NH3 के बनाता है, यानी 1 मोल N2 है वो 3 मोल H2 से क्रिया करके 2 मोल NH3 देता है। तो सीमांत अभिकर्मक देखने के लिए जो मात्रा है ग्राम में मात्रा, उसकी जगह जो ये स्टोइकियोमेट्री है इससे भाग देती है, तो जिसका मान कम होगा वो सीमांत अभिकर्मक होगा। तो यहाँ पे क्या है? ये मोल की मात्रा है, मोल की मात्रा, और जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है इससे भाग दिया तो इसका 1 है तो यही सेम आएगा। लेकिन जब H2 के लिए 5 × 10³ है, इसको 3 से भाग देते हैं तो इसका मान आता है 16.67 × 10⁻², यानी ये है वो N2 वाले से कम है। तो ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। यानी लिमिटिंग रिएजेंट H2 है, ये निर्धारित करेगा कि उत्पाद कितना बनेगा। क्योंकि N2 है वो मात्रा में ज़्यादा है, H2 निर्धारित करेगा कि उत्पाद कितना बनेगा। अब हमें पता लग गया कि लिमिटिंग रिएजेंट सीमांत अभिकर्मक कैसे निकालते हैं। यानी जो मोलों में मात्रा है उसका भाग देंगे हम किससे? स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक से, क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक क्या है? 3 है तो 3 से भाग दिया, और जो मात्रा प्राप्त हुई वो यदि जिसकी कम होगी वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अब हमें पता चल गया कि 3 मोल है, 3 मोल क्या H2 है, उससे 2 मोल NH3 बनती है। यदि हम 1 मोल H2 लें तो हमें 2/3 मोल NH3 बनेगी। और यदि हम 5 × जो हमें मोल में मात्रा दी हुई है, जो हमने निकाली है, इतने मोल H2 है तो इससे कितने बनेगी? तो ये 2/3 × 5 × 10³ मोल, जब इसको निकालते हैं तो 3.34 × 10³ मोल NH3, यानी इतनी मोल में मात्रा बनेगी NH3। लेकिन हमें ग्राम में मात्रा पूछी है तो हमें ग्राम में निकालनी है। तो ग्राम में निकालने के लिए जो मोल है इसको अनुभार से गुणा कर देते हैं, यानी NH3 का अनुभार है 17, जब इस मोल की अनुभार से गुणा करते हैं तो ग्राम में मात्रा निकल जाती है। ये आ गई NH3 की ग्राम में मात्रा। या तो ये लिख दो आप, या अगर किलोग्राम में बदलना है तो 3 को 10³ को हटा के किलोग्राम लिख दो। तो ये हो गई NH3 की मात्रा, यानी 5 × 10³ मोल से इतनी ग्राम NH3 बनेगी। 10 किलोग्राम से 56.78 किलोग्राम NH3 बने। तो ये है लिमिटिंग रिएजेंट निकालना, और उसके द्वारा हम पदार्थ की मात्रा निकाल सकते हैं कि कितनी बनती हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है? द्रव्यमान प्रतिशत कुछ नहीं कि विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान × 100 है, वो क्या निकल जाता है, उसका द्रव्यमान प्रतिशत निकल जाता है। आसान है। नेक्स्ट देखते हैं मोलेंस। मोलेंस को लिखते हैं X से, यानी यह किसी विशेष घटक के लिए मोलों की संख्या और विलयन में मोलों की कुल संख्या का अनुपात होता है। जैसे
दो व्हील, एक विलियन बनाया ए और बी को मिलाकर, इनमें एन ए है वो ए के मोलों की संख्या और एन बी है वो बी के मोलों की संख्या है। तो अब हम मोलंस ज्ञात करेंगे। ए का मोलंस है वो कैसे ज्ञात करेंगे, एन ए यानी ए के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या है, वो उससे क्या पता चल जाएगा हमें, मोलंस, ए का मोलंस। उसी तरीके से बी का मोलंस याद करेंगे तो बी के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, उससे क्या पता चल जाएगा हमें, एक्स बी यानी बी का मोलंस। अब ध्यान रखना है कि एक्स ए और एक्स बी है यानी जितने घटक निकले हैं उन सभी का योग है वो हमेशा एक होता है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं मोलरता। मोलरता को नोट करते हैं कैपिटल एम से। यह किसी विलेय की 1 लीटर विलियन में उपस्थित मोलों की संख्या होती है। यानी मोलरता क्या होती है, मोलरता होती है विलेय के मोल बटे विलियन का आयतन। विलियन का आयतन किसमें, 1 लीटर, यानी लीटर के अंदर, 1 लीटर के अंदर जितने विलेय के मोल होंगे वो उसकी मोलरता कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं मोलरता। मोलरता को स्मॉल एम से नोट करते हैं। यानी ये क्या होती है कि 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम मोलरता कहते हैं। इसका सूत्र क्या होगा, स्मॉल एम इक्वल टू विलेय के मोल और विलायक की मात्रा। विलायक का द्रव्यमान किसमें, किलोग्राम में लिखना है। यानी 1 किलोग्राम के अंदर विलेय के मोलों की संख्या क्या होती है, विलियन की मोलरता कहलाती है। नेक्स्ट क्या है कि किसी रासायनिक प्रयोगशालाओं में वांछित सांद्रता का विलयन सामान्यतः अधिक सांद्रता वाले विलयन को तनु करके बनाया जाता है। अधिक सांद्रता वाले विलयन को हम क्या बोलते हैं, स्टोक सॉल्यूशन, स्टोक विलयन कहते हैं। नेक्स्ट है कि विलयन की मोलरता तापमान के साथ परिवर्तित नहीं होती। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, क्योंकि मोलरता हो गई, बाकी सब जिनमें आयतन आता है वो तापमान के साथ परिवर्तित होती है, लेकिन मोलरता है वो परिवर्तित नहीं होती, क्योंकि द्रव्यमान तापमान से अप्रभावित रहता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, द्रव्यमान होता है, आयतन नहीं दिया जाता। ये था चैप्टर 1 का अंतिम पार्ट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यदि किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।